लास्ट क्लास में मैंने आपको मोमेंटम इक्वेशन बताई थी। और एक चीज मैंने आपको डिस्कस की थी क्या, कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मैं मास की बात नहीं करता, रेदर मैं किसकी बात करता हूँ, मास फ्लो रेट। ठीक है, मास फ्लो रेट। जैसे मैं इसको मैंने सिर्फ समझाया था, लिखवाया तो नहीं था ना इसको, इस चीज को मैंने लिखवाया नहीं था ना। पहले इसी को चीज को लिखते हैं। जैसे नोट के अंदर मेंशन करके लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि बेसिकली जो आपका ओपन चैनल है वो किसका पार्ट है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है बेटा। इन फ्लूइड मैकेनिक्स वी विल डील विथ वी विल डील विद मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, देखो इसका सिंबल क्या होता है। इट इज सिंबलाइज एज, जो मास है ना बेटा, मास के लिए एम, इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, एक एक डॉट लगाओगे। जैसे ही तुम्हें इस मास के ऊपर एक डॉट दिखाई दे, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इट इज मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। क्लियर ये चीज, अब देखो ध्यान से। इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मास पर यूनिट, मास पर यूनिट टाइम, मतलब मास अपॉन टाइम, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मास पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट देखो, मास क्या होता है हमारे पास में, व्हाट इज मास। जो न्यूमरेटर में आपने मास लिखा, लिख सकते हो उसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, कुछ भी नहीं है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। और यहां से एक और चीज निकाल सकते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, डिस्चार्ज। तो मास, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके पास कि मास फ्लो रेट इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज। अरे बताओ ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, सभी को ये बात क्लियर है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है मोमेंटम। क्लियर। अब ध्यान से बात समझो, ये तो मोमेंटम है जब हमने मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं मास के ऊपर डॉट लगा दूं, क्या अब ये मोमेंटम रहेगा, नहीं, अब ये क्या बन जाएगा, मोमेंटम पर यूनिट टाइम। बोल सकता हूँ कि मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम पर यूनिट टाइम को अगर लिखें, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, उसका सिंबल क्या होगा, क्योंकि आपने टाइम से डिवाइड किया ना, तो एम डॉट आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू, ये तो हमें पता है कि मास पर यूनिट टाइम क्या होता है, मोमेंट मास पर यूनिट टाइम क्या होता है, मास फ्लो रेट। तो एम डॉट वी। और इसी मोमेंटम पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, मोमेंटम फ्लक्स। मोमेंटम फ्लक्स। क्या सबको ये बात क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखो, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ क्या पढ़ा था, कि नेट फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही था न्यूटन का सेकंड लॉ। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, अपॉन माइनस मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब जरा खुद ही बता दो ये क्या लिखा हुआ है, मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या लिखा हुआ बेटा, ऊपर देखो जरा, मोमेंटम फ्लक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या बोलते हैं, कि समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन, हम्म ये मोमेंटम फ्लक्स पहला, ये मोमेंटम फ्लक्स दूसरा, तो क्या लिखा हुआ है, चेंज लिखा हुआ है आपने, तो चेंज इन मोमेंटम फ्लक्स, दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम फ्लक्स। ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको दोनों क्लियर होना चाहिए। जो एफ समेशन ऑफ एफ नेट है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर भी होता है, वो तो बेसिक डेफिनेशन है। जो एफ नेट है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम फ्लक्स। अब यहां पे रेट मत यूज कर देना,
ये रेट नहीं है, तो सिर्फ चेंज है, ऊपर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, बट सिर्फ चेंज इन मोमेंटम फ्लक्स है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ सभी को? इंपॉर्टेंट है ये नोट करो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अज्यूम करते हैं टीचर्स कि आपको पता होंगी, बट अब हमें समझ में आ गई है। क्लियर सभी को? अब कोई दिक्कत? मैं डायमेंशन निकाल लूंगा आराम से मोमेंटम फ्लक्स के। डायमेंशंस आराम से निकल के आएंगे अब डायमेंशंस, वो उसमें गड़बड़ मत कर देना बेटा, इतना अपना लेवल मत गिरा लेना। इधर देखो और देखो, चलो इधर सब लोग इधर देखो। इसी चीज को मैं और क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज मास फ्लो रेट? क्या होता है मास फ्लो रेट? किसके बराबर है? ऊपर लिखा हुआ है मास फ्लो रेट डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज। और मोमेंटम फ्लक्स के लिए क्या होगा? मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। और यही बात क्या तुमने ऊपर लिखी हुई है? जरा चेक करो। रेट देखो, समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ तुमने? समेशन ऑफ नेट फोर्स क्या लिखा हुआ है? चेंज इन मोमेंटम फ्लक्स। आई बात समझ में? चेंज इन मोमेंटम फ्लक्स, ये बात लिखी हुई है हम लोगों ने। तो ये है मोमेंटम इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। क्लियर? नोट करो शाबाश फटाफट से। डन? नोट कर लिया? चलूँ आगे? अब मुझे इस इक्वेशन से काम है सेकंड लेवल से, प्लीज इसको ध्यान से समझना, इसको उठा के आगे लेके चलें। चलो लिख लेंगे, कोई बात। क्या इक्वेशन थी? F1 माइनस F2 माइनस म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम फ्लक्स रो इंटू क्यू इंटू वी टू माइनस इनिशियल मोमेंटम फ्लक्स रो इंटू क्यू इंटू वी वन। यही इक्वेशन है। ठीक। इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा फोर्स है हमारे पास? वेट है ये तो। ये फ्रिक्शन है। दिस इज वेट, दिस इज फ्रिक्शन। ये कौन से फोर्सेज हैं? दो प्रेशर फोर्सेस। क्या हमने इसमें एफएम के अंदर एक चैप्टर पढ़ रखा है? प्रेशर फोर्स कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं तो याद कराता हूं मैं आपको। बिल्कुल, देखो मुझे पता कि भूल गए होंगे। मान लो, बिगड़ छोड़ो, एक सरफेस है मान लो पानी का। ये पानी का सरफेस, ठीक है? याद करना जरा, सारी चीज बता रखी है मैंने आपको। मान लो एक वर्टिकल प्लेट है। क्या मुझे इस प्लेट की इस वाले व्यू में विड्थ दिखाई देगी? विड्थ अंदर है बेटा, इस प्लेट की विड्थ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसकी विड्थ मुझे दिखाई नहीं देगी। प्लीज इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो मुझे सिर्फ क्या दिखाई देगी? इसकी मुझे लेंथ दिखाई देगी इस प्लेट की। मुझे इस प्लेट की क्या दिखाई देगी? सिर्फ और सिर्फ लेंथ दिखाई देगी ना।
अब मुझे पानी का फोर्स निकालना है इस प्लेट के ऊपर। वहां मैंने आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव करके बताया था। पानी का जो फोर्स होता है किसके बराबर होता है वो, याद है आपको, एच बार इंटू साइन थीटा इंटू रो इंटू जी इंटू ए। ये कुछ कुछ याद आ रहा है बेटा? कॉपी खोलो, हाइड्रोस्टैटिक नाम का एक चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे इस एक्सप्रेशन को ड्राइव किया था हम लोगों ने, एच बार इंटू साइन थीटा इंटू रो इंटू जी इंटू एरिया। क्लियर ये चीज सभी को? अब इसमें ये रो क्या था, दिस इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ए क्या था यहाँ पे, ए, दिस इज एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। जरा मुझे कोई बताएगा व्हाट इज एरिया ऑफ प्लेट, अगर उसकी लेंथ एल है और अंदर विड्थ बी है तो कितना एरिया हो जाएगा, बी इंटू एल हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये एच बार क्या था, व्हाट इज दिस एच बार? इंपॉर्टेंट तो ये है ना बेटा, ये एच बार क्या था? एच बार था डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस अप टू द सीजी ऑफ व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस अप टू द सीजी ऑफ द प्लेट, या जो भी ऑब्जेक्ट जिसपे आप फोर्स निकाल रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो लेट अस सपोज पानी के फ्री सरफेस से जो प्लेट है ये एक्स डिस्टेंस नीचे है, और इस प्लेट का सीजी कहां लाई करेगा, L/2 पे, ये होगा सीजी इस प्लेट का। तो आपके पास इस वाली कंडीशन में एच बार कितना निकल के आएगा, एच बार, एच बार निकल के आएगा मेरे पास में एक्स प्लस L/2, एक्स प्लस L/2। ये बात क्लियर है? और ये थीटा क्या होता था, थीटा, थीटा एंगल होता है जो आपकी वर्टिकल, जो आपकी प्लेट है वो किससे बनाती है, हॉरिजॉन्टल के साथ में। इस वक्त आपकी प्लेट ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रखा है, 90 डिग्री। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फोर्स से निकल के आएगा, लिख सकता हूं ना मैं चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी चीज को रिलेट करके बता रहा हूं कैसे, ध्यान से सुनो बात, देखो सब लोग का ध्यान इधर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने कल कंट्रोल वॉल्यूम कौन सा पढ़ा था, कंट्रोल वॉल्यूम, मैं 2 सेक्शन लूंगा, अरे बताओ। बहुत बढ़िया। स्लोप इतनी ज्यादा नहीं होती, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, प्लीज इस बात का ध्यान कम कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी ज्यादा स्लोप नहीं होती कभी भी, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जाता है बेटा। बहुत माइन्यूट स्लोप होती है, क्योंकि सफिशिएंट, छोटी सी स्लोप भी सफिशिएंट है क्या करने के लिए, पानी को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, अब देखो, ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सेक्शन 1 1 और सेक्शन 2 2 के बीच में हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम था, इसके अंदर मैं स्टडी करता हूँ। हमने जो F1 फोर्स दिखाया था, क्या वो कुछ इस तरीके से दिखाया था, चेक करो जरा जाके, क्या ये F1 फोर्स था, दिस इज फोर्स F1। और F2 फोर्स कैसे था, F2 फोर्स, दिस इज F2 फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोचोगे, ये F1 फोर्स किसके कारण आ रहा था, ये F1 फोर्स क्या जो पानी सेक्शन 1 1 के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसके कारण आ रहा था, सेक्शन 1 1 के। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जस्ट सेम कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि देखो ना बेटा, प्लेट है, प्लेट के लेफ्ट साइड में तो क्या था, पूरा पानी था, बताओ, और उस पानी के कारण आपने प्लेट पे कितना फोर्स अभी निकाल के आए, तो क्या सेम इस सेक्शन 1 1 पे कितना फोर्स आएगा, F1 को निकाल सकता हूं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसे, अभी समझो ध्यान से बात। मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्लेट, इसको देखो, प्लेट को देखो, अगर ये प्लेट बिल्कुल पानी के सरफेस से टच करती तो कितना एक्स आता, एक्स की वैल्यू 0 आ जाती। सेम बोल सकते हो सेक्शन 1 1 बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है, तो एक्स 0 हो जाएगा। लेट अस सपोज इस सेक्शन 1 1 पे, इस सेक्शन 1 1 में जो पानी की डेप्थ है ना, इस सेक्शन 1 1 पे जो पानी की डेप्थ है दैट इज y1, दैट इज y1। तो मुझे क्या लिखना है, और इस चैनल की जो अंदर विड्थ है, इस चैनल की जो अंदर विड्थ है दैट इज b, इस चैनल की जो अंदर विड्थ है दैट इज b। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, अंदर विड्थ भी है, अंदर जो विड्थ है दैट इज b। तो मुझे बताओ कितना F1 फोर्स होगा, एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज F1? F1 आएगा एच बार इंटू रो इंटू जी इंटू साइन थीटा इंटू एरिया। अब प्लीज फोकस रखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया, कितना एरिया होगा, बहुत बढ़िया, बी इंटू क्या, y1, बी इंटू y1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, एंगल बहुत स्मॉल है, तो ये प्लेट कितना एंगल बना रही है बेड के साथ में, 90, ये सेक्शन सेक्शन 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 विल बी इक्वल टू 1। रो जी तो ऐसे का ऐसा,
अब समझते हैं व्हाट इज एच बार। एच बार क्या होता है? फ्री सरफेस से कहां तक का डिस्टेंस? सीजी तक का डिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं फ्री सरफेस से इस सेक्शन 1 1 के सीजी पे जाऊंगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा? एनीवन इन द क्लास? बहुत बढ़िया, इट विल बी y1/2। y1/2। क्या ये सबको बात क्लियर है ना? तो जो x बार निकल के आएगा हमारे पास, x बार दैट इज इक्वल टू नथिंग बट y1 डिवाइड बाय। क्लियर? तो f1 कितना निकल के आ गया? f1 इक्वल टू h बार पुट करो तो y1/2 इंटू रो इंटू जी साइन 91 इंटू एरिया। कितना एरिया है? b इंटू y1। ध्यान रहे तुमने ये फोर्स किस सेक्शन के लिए लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने सेक्शन 1 1 और सेक्शन 1 1 पे कौन सा क्रॉस सेक्शन है जनरल का? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर है तो हर एक के लिए अप्लाई मत कर देना। क्या हर एक सेक्शन के लिए फोर्स अलग अलग निकल के आ सकता है ना? मुझे बताओ, मैंने आपको निकालना सिखाया बस। तो सिमिलरली ये प्लीज प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। इट इज फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। नाउ इधर देखो, ऑन द सेम ग्राउंड्स अगर सेक्शन 2 2 पे डेप्थ की वैल्यू y2 है, मान लो ये यूनिफॉर्म नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म होगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं है ना तो y2 और y1 अलग अलग होंगे ना बेटा, स्पेस के साथ में प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। तो सिमिलरली मैं F2 लिख सकता हूँ। F2 विल बी इक्वल टू h बार इंटू रो जी इंटू साइन थीटा इंटू एरिया। तो F2 इस बार h बार कितना हो जाएगा? y/2 इंटू रो जी साइन थीटा अगेन साइन 91 इंटू एरिया कितना आएगा? b इंटू y2। सबको बात क्लियर हुई? आया ना? बताओ। F1 F2 समझ में आई? यही दो टर्म बची थी जो मुझे आपको समझानी थी परसों। क्लियर है ये चीज सभी को कि कैसे निकालते हैं, किसको कैसे इसका एनालिसिस एनालिसिस करते हैं? अभी हमें इसमें नहीं जाना। वो अलग अलग फ्लो टाइप आएगा, अलग अलग सेक्शन आएगा, वो कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये समझ में आया कि नहीं इतना? बताओ ना। अब अपनी मेन इक्वेशन पे आओ। इस मेन इक्वेशन को ये समझ में आ गया ना कैसे इसको एनालिसिस करना है बेटा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो करते रहेंगे, समझ में आना चाहिए। अब देखो मेन इक्वेशन पे आओ। मेन इक्वेशन क्या बोल रही है? F1 माइनस F2 माइनस म्यू इंटू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं मोमेंटम फ्लक्स? मोमेंटम फ्लक्स, इसको मैं सिंबल क्या दूं? चलो इसको स्मॉल m लिख देते हैं। वेयर स्मॉल इज फाइनल मोमेंटम फ्लक्स, फाइनल मोमेंटम फ्लक्स, फाइनल मोमेंटम फ्लक्स। इसकी वैल्यू क्या लिखी है आपने? रो इंटू क्यू इंटू चेक करते ना, ये लिखी थी। और दिस इज अवर इनिशियल मोमेंटम फ्लक्स। इनिशियल और फाइनल से मेरा मतलब क्या हुआ? मतलब सेक्शन 2 2 पे और सेक्शन 1 1 पे। सेक्शन 2 2 पे एंड सेक्शन 1 1 पे। क्लियर कि सेक्शन 2 2 से कितना मोमेंटम जा रहा है और सेक्शन 1 1 कितना मोमेंटम आ रहा है, ये इस बात का मतलब हुआ, और कुछ भी नहीं है इसमें। रो इंटू क्यू इंटू, आपको बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ फाइनल मोमेंटम फ्लक्स का? कि सेक्शन 2 2 से कितना मोमेंटम फ्लक्स बाहर चला गया। अरे इधर देखो नमूनो, उधर देखो, सेक्शन में आओ देखो। ये दो सेक्शन दिखाई दे रहे हैं 1 1 और 2 2। तो लेट सपोज 1 1 पे वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी दैट इज v1, और 2 2 पे जो एवरेज वेलोसिटी दैट इज v2। आपने इस कंट्रोल वॉल्यूम पे सारे के सारे फोर्सेस निकाल दिए। इस कंट्रोल वॉल्यूम पे सारे के सारे फोर्सेस निकाल दिए। वो सारे के सारे फोर्सेस का जो नेट समेशन है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम फ्लक्स। अभी पढ़ा के आए हम। सारे के सारे फोर्सेस का जो समेशन है किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम फ्लक्स। अब वो चेंज किसमें देख रहे हो आप? देखो चेंज कैसे आएगा? चेंज आना भी तो चाहिए। कब चेंज आएगा? चेंज तब आएगा जब तुम सेक्शन 2 2 से कितना मोमेंटम फ्लक्स बाहर गया उसको स्टडी करोगे। इस सेक्शन 2 2 से कितना मोमेंटम फ्लक्स बाहर गया और इस सेक्शन 1 1 से कितना मोमेंटम फ्लक्स अंदर आया। क्या तुम्हें अब मेरी बातें समझ है कि हम उस फ्लो को, जो मास है उसको फ्लो के टर्म्स में क्यों पढ़ना चाहते हैं? आई बात समझ बेटा?
तो सेक्शन 11 से देखो ना, ये कंट्रोल वॉल्यूम मूव थोड़ी ना कर रहा है। जब ये मूव ही नहीं कर रहा तो इसके मोमेंटम में कैसे चेंज स्टडी करोगे? तो मोमेंटम में चेंज ना स्टडी करके हमें किसमें स्टडी कर रहे हैं? चेंज इन मोमेंटम फ्लक्स। वो तो कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि इस सेक्शन से कितना मोमेंटम फ्लक्स बाहर जाएगा और इस 11 सेक्शन पे कितना मोमेंटम फ्लक्स अंदर आएगा। क्लियर ये चीज सबको एकदम अच्छे से? ना अब देखो, अगर मेरा चैनल हॉरिजॉन्टल है, सुनना बात यहां से, अगर मेरा चैनल हॉरिजॉन्टल है तो उसकी बेड स्लो कितनी होगी? बेड स्लो, बेड स्लो कितनी होगी? जीरो। अगर मेरा चैनल हॉरिजॉन्टल होने के साथ साथ फ्रिक्शनलेस भी है तो फ्रिक्शन के कारण कितना फोर्स आएगा? जीरो। तो अगर चैनल हॉरिजॉन्टल हुआ और फ्रिक्शनलेस हुआ तो ये दोनों के दोनों टर्म गायब हो जाएंगे इक्वेशन में से, ये टर्म और ये टर्म। बहुत बढ़िया। So if channel is assumed to be horizontal and frictionless, then इक्वेशन क्या हो जाएगी? F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम फ्लक्स, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ रो इंटू क्यू इंटू V2 माइनस इनिशियल मोमेंटम फ्लक्स क्यू। क्लियर? नाउ थोड़ा सा रीअरेंज करो। तो F1 इसको इधर लेके आया मैं, इस पर लिखो प्लस रो इंटू क्यू इंटू, सॉरी प्लस आएगा, इज इक्वल्स टू F2 प्लस रो इंटू टू इंटू V2। ये जरा मुझे बताओ, ये किन दो फोर्सेस का आपने समेशन लिखा हुआ है? बताओ। ये कौन सा फोर्स था? प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स। और ये क्या था मेरे पास में? मोमेंटम फ्लक्स। यहां से एक और बात समझ में आई, मोमेंटम फ्लक्स के जो यूनिट्स होंगे वो किसके यूनिट्स के सेम होंगे? तभी दोनों को ऐड कर सकता हूं मैं, फोर्स के। प्लीज प्लीज ध्यान रखना। अब देखो, जैसे ही तुमने चैनल को हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस अज्यूम किया तो दोनों सेक्शन पे, सेक्शन 11 पे और सेक्शन 22 पे, इनका समेशन क्या निकल के आ गया? इनका समेशन क्या निकल के आ गया? इक्वल निकल के आ गया। अगर दो सेक्शन पे इक्वल है तो हर एक सेक्शन पे समेशन क्या होगा? प्रेशर फोर्स का और मोमेंटम फ्लक्स का कांस्टेंट होगा। तो ये बात कब वैलिड होगी? जब तुमने चैनल को कैसे अज्यूम करोगे? हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस, हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस। क्लियर हुई बात सबको? सभी को बात क्लियर हुई ना? जब तुम इस टोटल फोर्स को, जो प्रेशर फोर्स प्लस मोमेंटम फ्लक्स है, इसको तुम डिवाइड कर दोगे ना किसके साथ में? यूनिट वेट सुना आपने? रो इंटू जी। डेंसिटी को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जी से, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इन दोनों टर्म्स को, किसको? एफ को और रो इंटू क्यू इंटू वी, ये दोनों के दोनों फोर्सेस को जब हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ में? रो जी के साथ में, तो क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा एफ बाय रो जी। और ये क्या निकल के आएगा? रो से रो कट जाएगा तो क्यू इंटू वी बाय। इसको बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? जब तुम दोनों फोर्सेस को रो जी से डिवाइड करते हो तो क्या बोलते हैं इस टर्म को? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। क्वेश्चन आता है ये, स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स इज नथिंग बट द समेशन ऑफ प्रेशर फोर्स प्लस मोमेंटम फ्लक्स। उसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? रो इंटू जी से। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों चीज दो सेक्शन पे कांस्टेंट है या हर एक सेक्शन पे कांस्टेंट है, तो स्पेसिफिक फोर्स भी क्या होगा? क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस चैनल के लिए? हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस। क्योंकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस नहीं लूंगा तो मुझे एक बात बताओ, जो तुमने टर्म्स को नेग्लेक्ट किया है, ये वाली, ये पिक्चर में आएंगी ना फिर? फ्रिक्शन भी आएगा और वेट भी आएगा। तब मत कर देना बेटा, तब स्पेसिफिक फोर्स को कांस्टेंट मत कर देना। स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट कभी होगा? जब तुम्हारा चैनल हॉरिजॉन्टल होगा और फ्रिक्शनलेस होगा। क्लियर? मैं लिख देता हूं फॉर, पहले तो इसको डिफाइन करते हैं कि स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है। ये तो मैंने रेशो लिखा है। स्पेसिफिक फोर्स, इट इज द रेशो ऑफ
it is the sum of प्रेशर फोर्स, इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही बोलते हैं ऐसे, प्रेशर फोर्स एंड मोमेंटम फ्लक्स पर यूनिट weight of the liquid, या तो एक और चीज, फॉर हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस चैनल, specific force is constant, specific force is constant मतलब F plus rho into Q into V डिवाइड बाय rho into G। ये आपने क्या लिखा, स्पेसिफिक फोर्स, दिस इज स्पेसिफिक फोर्स, ये क्या होता है, इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। थ्रू आउट द लेंथ लिखने का क्या मतलब हुआ कि हर एक क्रॉस सेक्शन पे इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसे नोट करो आप। ये पुराना नोट किया था ये वाला, ये स्लाइड, इसको नोट करना चाहते हो वैसे, ये तो हमें पता है ना चीजें, चलो कर लो अगर नोट करना है तो, दोनों नोट कर लो, लिखो 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 आराम से। मुझे बता देना कि कब नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर दूंगा ना, लिखो आराम से इसको। चलो आगे, नोट कर लिया इसको। नोटेड, डन। बोलो नमूना। आवाज आ रही है, होंगे क्या, आवाज आ रही है सबको, चलो ठीक है, डन डन डन। दृष्टि लिख लिया, शबाना, चलो। इसको नोट करें।
डन, नोटेड। सभी लोग, आप लोग ना सोम के डाउट्स नहीं पूछ रहे हो, सिर्फ मुझे आसमा की मैसेज आ रहा है। वो फिर भी एक आधा क्वेश्चन भेज देती है, सर बता दो। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। वासित, तनवीर, शबाना, सृष्टि, आप लोग से बोल रहा हूँ ये चीज। या तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हो कि सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, पर ऐसा तो है ही नहीं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? इज इट नोटेड? डन। नाउ, क्या अब हम थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ओसीएफ के साथ में? कुछ इंट्रोडक्शन क्लियर है थोड़ा बहुत सभी को, कि ओसीएफ क्या होता है, कैस किस टाइप के फ्लो हैं, हमें कौन कौन से नंबर पढ़ने हैं, क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, ये क्लियर है सभी को थोड़ा बहुत ना? विल स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर, दैट इज, इसको कल रिवाइज करके आना, पहले क्वेश्चंस कराऊंगा उसके बाद समझाऊंगा। दैट इज चैप्टर टू। चैप्टर वन वाज इंट्रोडक्शन, चैप्टर टू इज यूनिफॉर्म फ्लो। बहुत ही आसान, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर यार। अब तो सिर्फ मैथमेटिक्स है और इसके लिए मैं बैठा हूँ, तो परेशान नहीं होना। यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो को बस डिफाइन कर दो। अगर फ्लो यूनिफॉर्म है तो उसका क्या होना ऑलरेडी जरूरी है। अगर मैंने बोला कि ये फ्लो यूनिफॉर्म है तो उसका क्या होना ऑलरेडी जरूरी, स्टैटिक, इसको माइंड में रखना। क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो कभी भी अनस्टडी नहीं हो सकता। ठीक है। अब यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो वो फ्लो है जिसमें फ्लो की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या विद रिस्पेक्ट टू लेंथ क्या नहीं करती, वो वेरी नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है। फ्लो की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? फ्लो की डेप्थ, फ्लो की वेलोसिटी, फ्लो का डिस्चार्ज। क्लियर ये चीज? फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, फटाफट लिखेंगे इसको। When its properties such as depth, velocity and discharge remains constant with respect to space. स्पेस से मेरा मतलब क्या हुआ? अलोंग द लेंथ। स्पेस से मेरा मतलब है अलोंग द लेंथ, प्लीज इस बात को मत भूल जाना। क्योंकि हम लोग कितने डायमेंशन का फ्लो पढ़ रहे हैं? वन डायमेंशनल का। तो स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा? अलोंग द लेंथ ओनली, अलोंग द लेंथ ओनली। और इसी चीज को मैथमेटिकली मैं क्या लिख सकता हूँ? डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, या डीएस लिख लो, एक ही बात है। डीएक्स लिख लो या डीएस लिख लो, एक ही बात है, उस फर्क नहीं पड़ता बेटा। ds is equals to 0, dy by dx is equals to 0, and dq by ds equals to 0। तो अगर मैं आपके सामने एक फ्लो बनाऊं, दिस इज माय बेड स्लो, एंड दिस इज द फ्री सरफेस, तो कोई भी सेक्शन ले लूं, मान लो मैं इस फ्लो के अंदर कोई भी सेक्शन ले लूं, उस सेक्शन पे हर जगह मुझे डेप्थ क्या मिलेगी? हर जगह। मान लो मैं दो सेक्शन लिया, सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2। ठीक है। अगर हर, अब सुनना मत ध्यान से, अगर हर जगह पानी की डेप्थ सेम है, मान लो सेक्शन 1 1 पे भी पानी की डेप्थ सेम है और सेक्शन 2 2 पे भी मेरी पानी की डेप्थ सेम है, तो जरा मुझे बताओ, प्रेशर हेड सेक्शन 1 1 पे और 2 2 पे क्या मिलेगा आपको? प्रेशर हेड। प्रेशर हेड को डायरेक्टली लिख सकता हूँ डेप्थ ऑफ वाटर, कोई दिक्कत तो नहीं, बता रखी चीजें, किसी पॉइंट पे लूंगा मैं। नाउ, अगर हर सेक्शन पे पानी की वेलोसिटी सेम है, सेक्शन 1 1 पे भी सेम है वेलोसिटी और सेक्शन 2 2 में भी, क्यों? क्योंकि फ्लो यूनिफॉर्म है, तो काइनेटिक एनर्जी हेड भी क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। बट क्या डेटम हेड सेम मिलेगा? डेटम हेड हर सेक्शन पे, डेटम हेड जेड नहीं सेम मिलेगा। क्योंकि बेड में आपने क्या दे रखी है? बेड में तो आपने एक स्लोप दे रखी है, और डेटम आप हमेशा क्या लेते हो? डेटम आप हमेशा क्या लेते हो बेटा? डेटम आप हमेशा क्या लेते हो? हॉरिजॉन्टल लेते हो, हॉरिजॉन्टल।
तो सेक्शन 11 के किसी भी पॉइंट पे, मान लो मैं इस बॉटम की बात कर रहा हूं, इस बॉटम पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस बॉटम पॉइंट पे मान लो अगर मैं डेटा हेड निकालूं, चेक करो सभी लोग, तो क्या ये डेटा हेड निकल के आएगा, ये वाला, ये डेटा हेड Z1, क्या ये दोनों डेटम हेड जो आपने सेम रेफरेंस पे लिए बॉटम बॉटम पॉइंट पे, क्या सेम है क्या वो Z1? सेम नहीं है, बट इस पॉइंट नंबर 1 पे, इस पॉइंट नंबर 1 पे जो प्रेशर हेड है, जो प्रेशर हेड है वो क्या है, प्रेशर हेड, इस पॉइंट नंबर 1 पे, सेक्शन 11 पे, और इस पे 22 पे प्रेशर हेड क्या है? क्योंकि प्रेशर हेड क्या होता है, P1 बाय गामा दैट इज इक्वल टू क्या, Y1, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ कितनी है, Y1 है, यहाँ भी डेप्थ कितनी है, Y1 है ना बेटा, Y1, क्योंकि Y2 किसके बराबर आएगा, Y2 विल बी इक्वल टू क्या, Y1, क्यों, यूनिफॉर्म फ्लो है। तो इस केस में भी जो प्रेशर हेड है P2 बाय गामा, ये भी कितना निकल के आ जाएगा, Y1। अगेन अगर मैं इस सेक्शन पे, तीसरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर मैं काइनेटिक हेड दिखाऊं आपको, काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड जिसको हम लिखते कैसे, लिखा रखा मैंने आपको V स्क्वायर बाई 2G, ये लिखा था काइनेटिक हेड। तो अब वेलोसिटी मान लो इस सेक्शन से फ्लो कर रही है V1, तो इस सेक्शन से भी कितनी वेलोसिटी फ्लो करेगी, फ्लो यूनिफॉर्म है अगर, यहां से भी करेगी V1। तो दोनों सेक्शंस पे जो काइनेटिक हेड है वो भी क्या निकल के आएगा, दोनों सेक्शंस पे जो काइनेटिक हेड है वो क्या निकल के आएगा बेटा, सेम निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या दोनों सेक्शन पे टोटल एनर्जी सेम रहेगी? लेकिन देखो, अगर मैं काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड को समेशन करूं, इधर देखो सब लोग, अगर मैं काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड को समेशन करूं सेक्शन 11 पे और सेक्शन 22 पे, ये क्या निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है। तो फिर टोटल एनर्जी में डिफरेंस कौन सा हेड पैदा कर रहा है दोनों सेक्शंस पे, डेटम हेड। तो एक बात बताओ, जितना ये डिफरेंस आएगा, जितना ये डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस निकल गया है डेटा में, उतना ही डिफरेंस क्या टोटल एनर्जी में होगा? मान लो ये टोटल एनर्जी सेक्शन 11 पे और ये टोटल एनर्जी सेक्शन 22 पे, तो जो भी ये डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस किस हेड के कारण होगा, ये डिफरेंस, दिस इज ओनली ड्यू टू डेटम हेड। क्लियर ये चीज सभी को, कोई दिक्कत? लेकिन ये कहानी आपको किस में देखने को मिलेगी, सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर, सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर। ठीक है, अब ये सेक्शन 11 की टोटल एनर्जी का पॉइंट, ये सेक्शन 22 की टोटल एनर्जी का पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं जो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे कौन सी लाइन मिलती है? मान लो ये सेक्शन 11 की टोटल एनर्जी का पॉइंट है और ये सेक्शन 22 की टोटल एनर्जी का पॉइंट है। तो अगर मैं ऐसी लाइंस को ज्वाइन करूं जो टोटल एनर्जी को, ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करूं जो टोटल एनर्जी को शो करते हैं, तो मुझे क्या मिलती है? मुझे मिलती है टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब ध्यान से सुनो बात, बहुत बहुत ध्यान से सुनो। ये बेड स्लोप क्या आपको इस वाटर सरफेस के पैरेलल दिखाई दे रही है? अरे बेड स्लोप, देखो बात समझो, बेड स्लोप वाटर सरफेस के पैरेलल होगी कब? जब हर एक सेक्शन पे डेप्थ क्या होगी? जो बेड स्लोप है वो फ्री सरफेस से कब पैरेलल होगा? जब हर एक सेक्शन में कब होगी डेप्थ सेम। और ये किस फ्लो में होगा? ये किस फ्लो में होगा बेटा? यूनिफॉर्म फ्लो में। अब इसको देखो जरा, ये फ्री सरफेस और ये आपका रेड लाइन, क्या वेलोसिटी हेड दोनों में सेम है? देखो ना बेटा, ये वेलोसिटी हेड हर जगह सेम है, ये वेलोसिटी हेड, ये वेलोसिटी हेड, क्यों? क्योंकि फ्लो कैसा है, क्योंकि फ्लो कैसा है, क्योंकि फ्लो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फ्लो होने से वेलोसिटी सेम है, इसलिए वेलोसिटी हेड भी सेम है। तो ये ब्लू वाली लाइन भी किसके पैरेलल होगी? रेड वाली के। ब्लू वाली किसके पैरेलल थी? ब्लैक वाली के। तो क्या ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी? तो अगर तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो अगर मुझे किसी किसी भी एक लाइन की स्लोप मिल जाए, तो बोल सकता हूं हर एक लाइन की स्लोप सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अच्छा मुझे इतना बताओ, क्या इतना समझ में आया आपको कि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में आपका बेड स्लोप, आपका फ्री वाटर सरफेस और टोटल एनर्जी लाइन आपस में पैरेलल होंगी? ये बात समझ में आई? इस बात का मतलब क्या हुआ, देखो, इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने बेड के अंदर, मान लो ये बेड स्लोप दे रखी है आपने थीटा, चेक करो, आपने अगर बेड स्लोप दे रखी है थीटा, जिसको मैं एस नोट लिख रहा हूं, एस नोट थीटा मान लो, तो उतना ही स्लोप किसका होगा आपका, उतना ही स्लोप किसका होगा बेटा? फ्री वाटर सरफेस का होगा, एस डब्ल्यू। और उतना ही स्लोप किसका होगा आपका? उतना ही स्लोप आपका टोटल एनर्जी लाइन का भी होगा, इसको हम लिखते हैं एस एफ। तो एस एफ किसके बराबर होगा? एस डब्ल्यू के। और किसके बराबर होगा? एस नोट के। तो मुझे इन तीनों में से अगर कोई भी एक स्लोप पता है, तो तीनों पता चल जाएंगे, क्योंकि सेम है, सेम है। क्लियर? तो ये करेक्टरिस्टिक होती है किसकी? सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो की। सबको ये क्लियर है?
कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो इसको मेंशन करते हैं, एज इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, डेप्थ एंड वेलोसिटी at every section are constant. So pressure head, pressure head and kinetic head at every section, at every section will also be constant. फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या, कि जो भी एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो किस हेड के कारण आएगा? द एनर्जी डिफरेंस between two sections is because of difference in datum head. सभी के लिए ये बात क्लियर है? ये सबको बात क्लियर है ना बेटा? क्योंकि वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड तो सेम है, लेकिन एनर्जी में तो डिफरेंस होना चाहिए। अब एनर्जी में डिफरेंस क्यों होना चाहिए? अगर एनर्जी में डिफरेंस नहीं होगा तो क्या सेक्शन 1 1 से सेक्शन 2 2 पे फ्लो पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, सिंस बेड लाइन या कैनाल लाइन, फ्री वाटर सरफेस एंड टोटल एनर्जी लाइन are parallel to each other, so slope of all these lines, slope of all these, एक मिनट, हेलो, हेलो, हाँ भाई, slope of all these lines will be equal, मतलब S naught will be equals to SW will be equals to SF. नोट करो एक बार, आप नोट करते रहो।
नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? नोट करो आराम से, सॉरी, दिख रहा है सबको, विजिबल है आराम से? नोट करो please। समझ में आ गया ना यार? वो इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आना चाहिए। और मैंने आपको ना चैप्टर 1 में बात बताई थी, मैंने कहा था बाद में लिखवाऊंगा, जो भी डेप्थ आपको मिलेगी यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर उसका नाम क्या होता है? जो भी डेप्थ हमें यूनिफॉर्म फ्लो के केस में मिलती है उसका नाम क्या होता है? मैंने बताया था, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। याद करो, है ना? तो ये पॉइंट भी मेंशन कर देंगे यहाँ पे, यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ रहे हैं क्योंकि, पहले आप इसे नोट करो फिर लिख दूंगा आगे। सबको डायग्राम क्लियर है? समझ में आ गया? नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया सभी ने? डन? इज इट डन? अब इधर देखो सब, सब लोगों का ध्यान मुझे इधर चाहिए। देखो, सबसे पहले बात कर रहा हूँ सेक्शन 1.1 की। सेक्शन 1.1 पे जो टोटल एनर्जी है, अगर मैं उसको शो करूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, दिस इज द टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1.1। अब जो टोटल एनर्जी है वो सेक्शन 2.2 पे शो कर रहा हूँ, मतलब इन तीनों का समेशन। तो ध्यान से देखो, दिस इज द टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2.2। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों सेक्शन की टोटल एनर्जी के बीच में, क्या बोलते हैं इस डिफरेंस को? बोलते क्या? लॉसेस तो बोलते हैं। अरे लॉसेस बोलते हैं ना बेटा। जो एनर्जी अगर सेम नहीं है, मतलब दो सेक्शन में, मतलब लॉस हुआ है, तो इसको लिख सकता हूँ एच एल। कोई दिक्कत किसी को? अब लेट अस सपोज मैं कंट्रोल वॉल्यूम जो स्टडी कर रहा हूँ, उस कंट्रोल वॉल्यूम की जो लेंथ है, उस कंट्रोल वॉल्यूम की जो लेंथ है मान लो एच एल है। इस कंट्रोल वॉल्यूम को जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, दैट लेट्स, जो दो सेक्शन के बीच में है, मान लो उसकी लेंथ एल है। तो क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूँ? स्लोप, स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। एज सिंपल एज दैट। तो डी वाई कितना है? अरे अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, अगर ये एल है तो बेटा ये भी कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये भी कितना होगा? ये भी तो बच्चे तो नहीं हो ना, ये भी तो एल होगा। नहीं, बात समझ में आई? या ऊपर देखो, इसको देखो, ये भी तो क्या होगा, डिस्टेंस एल होगा ना। तो अगर मुझे स्लोप लिखनी है तो स्लोप क्या होती है? डी वाई बाई डी एक्स। तो व्हाट इज डी वाई? हेड लॉस एच एल। एच एल और एक्स क्या है मेरे पास में? एक्स। व्हाट इज एक्स? एल। तो सारी की सारी स्लोप कौन कौन सी? आपकी एनर्जी लाइन स्लोप, उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। हमारी जो बेड स्लोप है, क्योंकि वो एनर्जी लाइन स्लोप के बराबर है, तो बेड स्लोप की भी क्या वैल्यू होगी? हेड लॉस डिवाइड बाय एल। क्योंकि फ्री वाटर सरफेस आपकी एनर्जी लाइन के पैरेलल है, तो उसकी स्लोप भी क्या होगी? हेड लॉस डिवाइड बाय। क्लियर? तो तीनों की तीनों स्लोप इक्वल है, और उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? जो भी टोटल एनर्जी में लॉस आएगा उसको क्या करोगे? आपको डिवाइड करना होगा जो आपने लेंथ स्टडी कर रहे हो कंट्रोल वॉल्यूम। ये चीज सबको क्लियर है? सभी कोई बात? वेयर एच एल इज द एनर्जी लॉस, वेयर एच एल कुछ भी नहीं है बेटा, हेड लॉस है। हेड लॉस। इसको मैं हेड लॉस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने सारी की सारी एनर्जीज को किस फॉर्म में रखा हुआ है? हेड की फॉर्म में, हाइट की फॉर्म में। तो जो लॉस होगा उसको मैं किस फॉर्म में रखूंगा? हेड की फॉर्म में, इसलिए हेड लॉस बोलते हैं इसको। क्लियर? सिंपल है ना? अरे ये सबको समझ में आया नहीं आया? क्लियर है ना? और लास्ट पॉइंट क्या मेंशन करना था मेरे को? ये नोट कर लिया आपने? ये नोट कर लिया? लास्ट पॉइंट क्या मेंशन करना था? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, जो हमें पता ही है, इज कांस्टेंट एंड इज टर्म्ड एज, and is termed as
नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो इज टर्म्ड एज नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, ध्यान रखेंगे इसको। नोट करो, शाबाश, पर आगे चलते हैं। सिर्फ नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो किसमें बोलोगे आप? अगर फ्लो कैसा है, फ्लो अगर यूनिफॉर्म है। और मुझे एक बात भी पता है, अगर मैं फ्लो के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करता हूं तो फ्लो हमेशा क्या रहना चाहता है? वो हमेशा यूनिफॉर्म रहना चाहता है। नेक्स्ट, अब हम इस फ्लो की, किस फ्लो की, यूनिफॉर्म फ्लो की क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस से मेरा मतलब क्या है? मतलब क्या होता है एनालिसिस का? सारे फोर्सेस को बताना, है ना बेटा। आप देखो, आप बॉडी की एनालिसिस करते हैं तो एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी। तो यहाँ पे फ्लो का बनाएंगे तो मतलब क्या हुआ? सारे फोर्सेस को बताना, उसकी वेलोसिटी के बारे में बताना, डिस्चार्ज बताना, उसकी डेप्थ बताना, और कुछ नहीं होता एनालिसिस में। मैकेनिक्स पढ़ा था आप लोगों ने, वेलोसिटी निकालते थे उसकी, है ना, उसमें फोर्सेस निकालते थे, बस यही काम यहाँ पे करना है और कुछ भी नहीं है। हमें फ्लो के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है कि फ्लो यूनिफॉर्म है तो अलोंग द लेंथ डेप्थ इक्वल होगी, अलोंग द लेंथ वेलोसिटी इक्वल होगी। ये सारे बेसिक कंसेप्ट लेके हम कहाँ जा रहे हैं? एनालिसिस पे जा रहे हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ यूनिफॉर्म, एनालिसिस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। अगर मुझे फोर्सेस की स्टडी करनी है तो मुझे बताओ मैं किस इक्वेशन का यूज करूंगा? अगर मुझे फोर्सेस की स्टडी करनी है तो किस इक्वेशन का? अब तो बता दिया, मोमेंटम इक्वेशन का। तो मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। अब तो समझ में आती है ना? अगर नहीं भी समझ में आई ना तो अब क्लियर हो जाएगी ये। बेड स्लोप दिखाई, दिस इज सेक्शन 11 एंड दिस इज सेक्शन 22। सेक्शन 11, सेक्शन 22, सेक्शन 11, सेक्शन 22, एंड दिस इज अवर कंट्रोल वॉल्यूम। ये कंट्रोल वॉल्यूम है। क्या ऐसा है क्या सिर्फ पानी कंट्रोल वॉल्यूम में ही होगा? ऐसा है क्या? नहीं, पानी तो हर जगह है, लेकिन मुझे कहाँ स्टडी करना है? सिर्फ कंट्रोल वॉल्यूम में ना। देखो, सबसे पहले फोर्सेस को दिखाते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम के लेफ्ट साइड में जो पानी होगा वो भी क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा, F1। कंट्रोल वॉल्यूम के राइट साइड में भी क्या होगा? पानी एक फोर्स लगाएगा, F2। लेट अस सपोज जो डेप्थ ऑफ फ्लो है सेक्शन 11 पे, दैट इज वाई। इतना ही डेप्थ ऑफ फ्लो आपको किस सेक्शन में मिलेगा? 22 पे, क्योंकि फ्लो कैसा आपने अज्यूम किया हुआ है? फ्लो आपने कैसा अज्यूम किया हुआ है? यूनिफॉर्म। एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, कंट्रोल वॉल्यूम बेड को क्या बोलेगा? मेरे साथ चल। तो बेड कंट्रोल वॉल्यूम को क्या बोलेगा? रुक जा। तो कंट्रोल वॉल्यूम पे अगर मुझे फ्रिक्शन दिखाना होगा तो बैकवर्ड्स, बताओ, फ्रिक्शन फोर्स। और लेट अस सपोज अगर ये हमारे पास चैनल बेड है और इसकी जो बेड स्लोप है, अगर इसकी बेड स्लोप एस नॉट है, बेड स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय एस नॉट थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में वेट। नाउ अलोंग द फ्लो कौन सा आएगा फोर्स? एम जी साइन थीटा। और ये कौन सा फोर्स आएगा? दिस विल बी एम जी कॉस थीटा। दिस इज एम जी साइन थीटा एंड दिस विल बी एम जी कॉस थीटा। तो फटाफट से लिख देंगे सारे के सारे फोर्सेस को। मैं अलोंग द फ्लो जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लूंगा, अलोंग द फ्लो जो डायरेक्शन है मैं उसको पॉजिटिव लूंगा। क्लियर? अरे हाँ, एक चीज रह गई, मोमेंटम फ्लक्स लिख दें पहले। मोमेंटम फ्लक्स अब तो लिखना आता है अपने को। मोमेंटम फ्लक्स जो सेक्शन 22 से बाहर जाएगा, मोमेंटम फ्लक्स क्या वैल्यू होगी इसकी? एम डॉट एफ। दिस एम डॉट एफ, इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ भाई। रो इंटू क्यू इंटू V2। और मोमेंटम फ्लक्स जो सेक्शन 11 से एंटर करेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में? रो इंटू ये मोमेंटम फ्लक्स जो एंटर कर रहा है इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू रो इंटू क्यू इंटू V1। और मुझे एक बात पता है, ये V1 और V2 आपस में क्या है? इक्वल है, क्योंकि फ्लो कैसा है? यूनिफॉर्म है। अब लिखते हैं मोमेंटम इक्वेशन। देखो क्या है मोमेंटम इक्वेशन? F1 माइनस F2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स, माइनस फ्रिक्शन फोर्स माइनस वेट कंपोनेंट कितना? mg, सॉरी प्लस, इधर आएगा नहीं तो नीचे लिख देता हूँ, कोई बात।
F1 minus F2 minus friction force plus mg sin theta is equals to फाइनल मोमेंटम फ्लक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम फ्लक्स। अब मुझे बताओ व्हाट इज F1। शाबाश, फटाफट से। F1 क्या लिखूंगा मैं? मान लो अजम्पशन ली मैंने, अजम्पशन समझाने के लिए आपको। अजम्पशन, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे F1 और F2 लिखने की जरूरत है। अजम्पशन क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल विद विड्थ बी। एरिया 1 1 पे कितना होगा? बी इंटू आई। एरिया 2 2 पे कितना होगा? बी इंटू आई। अब मुझे बताओ F1 कैसे लिखूंगा मैं? F1 क्या होता है? वाई बार एच बार। एच बार सेक्शन 1 1 में कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच बार एट सेक्शन 1 1? y/2 इंटू रो जी इंटू साइन थीटा इंटू क्या आएगा? इंटू एरिया माइनस F2 y/2 इंटू रो जी इंटू साइन थीटा इंटू एरिया माइनस फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या लिख सकते हैं अपन? चलो इसको एज इट इज लिखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स प्लस वेट कंपोनेंट mg sin थीटा। व्हाट इज द मोमेंटम फ्लक्स लीविंग सेक्शन 2 2? रो इंटू क्यू इंटू वी। एंड व्हाट इज मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग इंटू Q1? एंटरिंग इंटू 1 1, रो इंटू क्यू इंटू V1। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर मेरा फ्लो यूनिफॉर्म है तो दोनों सेक्शंस पे y की वैल्यू क्या है? सेम। सेम। दोनों सेक्शन पे विड्थ की वैल्यू क्या है? सेम। तो F1 किसके बराबर होगा? F1 किसके बराबर होगा? क्या ये वाला फोर्स बराबर होगा तो आपस में कैंसिल आउट करेंगे ये, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो के केस में, क्योंकि हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लो है सेम है। नेक्स्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो है तो V2 और V1 क्या होंगे आपस में? यूनिफॉर्म फ्लो है तो बराबर होंगे। क्या ये भी कैंसिल आउट होगा? देख लो आराम से, देख लो। अब ध्यान से बात समझो, सुनो 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 बात, अब बहुत ध्यान से समझो। रेक्टेंगल को छोड़ो, अगर मान लो फ्लो यूनिफॉर्म है, रेक्टेंगल को छोड़ो, अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको रेक्टेंगल बताया था, रेक्टेंगल को साइड में रखो। अगर फ्लो यूनिफॉर्म है तो ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो, अगर मान लो आपका जो सेक्शन है वो ट्रायंगल भी होता, अगर सेक्शन ट्रायंगल भी होता, तब भी सेक्शन 1 1 पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है और सेक्शन 2 2 पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू क्या निकल के आती? सेम। क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वाई क्या है, दोनों पे सेम है ना। वाई दोनों पे सेम है। और एक और चीज, अब ये बहुत ध्यान से सुनना बेटा। हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रिज्मेटिक चैनल, याद है आपको? प्रिज्मेटिक चैनल, प्रिज्मेटिक मतलब क्या था कि थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन क्या होगी? थ्रू आउट द लेंथ सेम होगी। मान लो, इधर देखो सब लोग, मान लो सेक्शन 1 1 पे आपके पास रेक्टेंगल है, सेक्शन 1 1 पे जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा रेक्टेंगल है। सेक्शन 2 2 पे जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है? वो ट्रायंगल है। अब मुझे बताओ, फ्लो भले ही अभी भी यूनिफॉर्म हो जाए, क्या ये F1 को F2 से काट दोगे? क्यों? क्योंकि दोनों सेक्शंस पे एरिया क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि आपको एक बात समझ में आई, इसमें एक बहुत बड़ी अजम्पशन लगी हुई है कि इस ये F1 को F2 को बराबर करने के लिए आपने एक अजम्पशन ली। क्या अजम्पशन ली? जो हमारा चैनल है वो कैसा होना चाहिए? प्रिज्मेटिक होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आई सभी को? ना, तो चैनल शुड बी प्रिज्मेटिक। चैनल शुड बी। अब कट कर सकता हूँ F1 F2 को, तो बचा क्या मेरे पास में? माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg sin थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से फ्रिक्शन फोर्स क्या निकल के आया? mg sin थीटा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म फ्लो के केस में कौन से दो फोर्सेस आपस में बैलेंस करते हैं फ्लो को?
फ्रिक्शनल फोर्स और कंपोनेंट ऑफ वेट। मतलब इसको, इस बात को कहने का एक और मतलब, फ्लो जो भी एनर्जी फ्लो होने के लिए अपने वेट का यूज कर रहा है, वो सारी की सारी एनर्जी किस पे खर्च हो जाएगी। देखो इस बात को समझने के दो मतलब हैं। पहला, फ्रिक्शन फोर्स किस फोर्स को बैलेंस कर रहा है यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर, वेट कंपोनेंट को, ग्रेविटी फोर्स को, ग्रेविटी फोर्स को। इस बात को ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछेगा कि फ्लो देखो हमें पता है ना कि हमें ओपन चैनल फ्लो में जो फ्लो होता है किस फोर्स के कारण होता है, वो ग्रेविटी फोर्स के कारण। तो यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर जो भी फ्लो हो रहा है, जो भी वो एनर्जी यूज कर रहा है ना फ्लो, ग्रेविटी फ्लो होने के लिए, वो सारी की सारी एनर्जी किसको खर्च करने में जा रही है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जा रही है। लेकिन सिर्फ किस टाइप के फ्लो के अंदर, यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर, यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्लियर, मैं लिखवा देता हूं इस चीज को। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल, फ्रिक्शनल फोर्सेस, frictional forces will balance, will balance gravitational forces, ग्रेविटेशनल। इसी बात को ऑब्जेक्टिव में वो एक तरीके से पूछता है क्या, लिखवाता हूं मैं आपको, एक मिनट दो। द एनर्जी स्टेटमेंट था, ईएस में एक सवाल आया था, डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम gravity is equal to the, is equals to the energy loss due to friction forces, energy loss due to friction forces। क्लियर, नोट करो इसको। इसमें कोई दिक्कत किसी को, इस एनालिसिस में फोर्सेस में कोई दिक्कत किसी को कि F1 F2 के बराबर क्यों है और ये मोमेंटम फ्लक्स आपस में बराबर क्यों है। क्लियर है चीज, हर चीज बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ। नोट करो शाबाश। नोट करो। नोटेड। लिख लिया आप लोगों ने इसको, इज इट डन। इसी मोमेंटम इक्वेशन का यूज करके, जो अब सिर्फ किसके फॉर्म में आ गई है हमारे पास, इसी मोमेंटम इक्वेशन का यूज करके जो हम किसकी फॉर्म में है, ये छोटी सी दिखा रहे हो ग्रीन डब्बे में, ये तो मोमेंटम इक्वेशन बची मेरे पास में अब। इसी मोमेंटम इक्वेशन का यूज करके मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा shear stresses या frictional stresses acting on the boundary of the channel। देखो, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ shear stress या frictional stress, shear stress tau acting on the
बाउंड्री ऑफ द चैनल, बाउंड्री ऑफ द चैनल। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, हम जो मोमेंटम इक्वेशन यूज कर रहे हैं वो किसके निकल के आई है, वो निकल के आई है फॉर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, जिसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस किसके बराबर होता है, mg साइन थीटा। अब ध्यान से देखो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में वो। मान लो दिस इज अवर कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज फ्री सरफेस, ठीक। और अभी मैंने आपको एक बात बताई, हमारा जो चैनल है वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी प्रिज्मेटिक। चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, चाहे वो सर्कल हो, बस प्रिज्मेटिक होना जरूरी है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, प्रिज्मेटिक। देखो, दिस इज मान लो लेंथ ऑफ फ्लो, ये लेंथ ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज लेंथ ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। क्या मैं इस कंट्रोल वॉल्यूम का मास निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे एनालिसिस करना है, बिल्कुल। इसको मैं कलर कर देता हूँ, दिस इज अवर कंट्रोल वॉल्यूम, इसकी बात। मास, मास क्या होता है, मास, अगर मुझे mg साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ मास को, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू साइन थीटा ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगी, कोई मुझे बताएगा वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ मैं इस कंट्रोल वॉल्यूम का, वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इंटू, एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ। क्या ये जो ब्लू कलर का आपको शो किया ये एरिया है क्या, क्या ये एरिया है, गलत बेटा, एरिया तो अंदर जाएगा ना, अंदर इनसाइड बी इंटू वाई, वो एरिया होगा। तो रो इंटू एरिया इंटू लेंथ, अरे वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ ही तो होती है, अब ये भी मत, इसमें भी डब्बा बोल हो जाएगा, इंटू साइन थीटा। क्लियर ये चीज, ये चीज सबको क्लियर है कि हमने एम जी साइन थीटा कैसे लिखा। अब देखो, अब मुझे लिखना है फ्रिक्शन फोर्स, ये भी लिखते हैं, ये तो एम जी साइन थीटा है। फ्रिक्शन फोर्स को लिखने, फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, चैनल के बेड पे या कंप्लीट बाउंड्री पे जहां पानी टच करता है, फ्रिक्शन कब बेड पे, अरे नमूना बेटा कंप्लीट बाउंड्री पे आएगा ना बासित, जहां पे पानी टच करता है। और उस कंप्लीट बाउंड्री को मैं बोलता क्या हूं, उस कंप्लीट एक नाम बताया था मैंने उसको, जहां वेटेड पेरीमीटर, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरा चैनल प्रिज्मेटिक है, तो इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मैं कोई भी एक सेक्शन काटूं, मान लो इस कंट्रोल वॉल्यूम में मैंने कोई भी एक सेक्शन काटा, और हमारा जो चैनल था वो किस शेप का था, सपोज करो ट्रेपेजियम था, उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रेपेजियम था मान लो, और उसके अंदर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, मान लो दिस इज डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। सब इधर देखो सब लोग, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, लिख सकता हूँ स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स को स्ट्रेस इंटू एरिया, और वही स्ट्रेस कितना है, टाउ, जो हमें निकालना है, इंटू एरिया। अब एरिया कैसे निकालूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले, क्या मैं ये पेरीमीटर निकाल सकता हूँ, पेरीमीटर, ये पेरीमीटर, बताओ 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 बताओ, इस पेरीमीटर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे वो एरिया मिल जाए जहां पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, इस कंप्लीट पेरीमीटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वो एरिया मिल जाए जिसपे आपका फ्रिक्शन आ रहा है। ये बात नहीं क्लियर हुई किसी को भी, ये बात क्लियर नहीं हुई, देखो मैं करता हूँ क्लियर, इधर देखो सब लोग नमूने हो ना एक नंबर के। इधर देखो सब लोग, ये आपको दिखाई दे रहा है चैनल, अरे ये दिख भी पा रहा है कि नहीं, ये देखो, लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, अरे ये दिखाई दे रहा है चैनल, किस किस शेप का है, ये किस शेप का है बेटा, रेक्टेंगल शेप का है। तो अगर मान लो ये, मान लो इसमें इतना पानी भरा होगा, तो ये वेटेड पेरीमीटर होगा, वेटेड पेरीमीटर, ये वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम का, अगर मुझे इस वो एरिया निकालना है जिसपे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो मैं इस लेंथ को इस पूरे पेरीमीटर से तो मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो आपको एरिया मिलेगा पूरा का पूरा, ये सारा व्हाइट एरिया, देखो व्हाइट एरिया। अरे बताओ ना, ये पूरा का पूरा जो व्हाइट एरिया है इसमें तो पानी है ना। तो इस, अगर मान लो इस वेटेड पेरीमीटर को मैं चैनल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा ना वो एरिया।
अभी क्लियर हुआ कि नहीं? अरे अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना? तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस एरिया पे एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा वेटेड पेरीमीटर, इसको तो हम पढ़ के आए हैं। दिस इज पी। इंटू क्या इंटू क्या लिखूंगा मैं? इंटू एल। तो वो ये वो एरिया है जिसपे कौन एक्ट कर रहा है आपका? फ्रिक्शन। अरे आपको समझ में आई? ये दोनों एरिया अलग अलग हैं, ऊपर वाले ये एरिया अलग है और ये एरिया अलग है। ये एरिया क्या है? ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जो ऊपर वाला एरिया लिखा है ना बेटा, वो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा हुआ है हमने। और जो नीचे वाला एरिया ना, वो वेटेड पेरीमीटर इंटू क्या है? इंटू लेंथ है। क्लियर? अरे आपको ये समझ में आया या नहीं आया? पी यूनिट दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में बराबर है, इक्वेट कर दो। रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी इंटू साइन थीटा। ये तो हमारे पास एम जी साइन थीटा था, इक्वल टू क्या? टाउ इंटू पी इंटू एल। देखो दोनों साइड से क्या कैंसिल आउट हो रहा है? एल से एल कटा। नाउ टाउ इक्वल्स टू, रो भी कट जाएगा, रो भी कट जाएगा, नहीं रो नहीं कटेगा तो पी है ना। तो रो इंटू ए इंटू जी इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई पी। अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज एरिया ऑफ फ्लो अपॉन में वेटेड पेरीमीटर? क्या होता है? ये एक टर्म होती है, क्या होता है? बताओ बताओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो टू वेटेड पेरीमीटर? देखो रिवाइज नहीं करते हो। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस, जिसको हमने आर से लिखा था। आर से लिखा था। व्हाट इज रो इंटू जी? क्या मैं रो इंटू जी को लिख सकता हूँ? गामा स्पेसिफिक वेट रो इंटू जी। तो रो इंटू जी और एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर क्या निकल के आएगा? आर इंटू साइन थीटा। अरे ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? और ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में क्या है? दिस इज थीटा। दिस इज थीटा। अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है, अब क्योंकि हम देखो, मैंने आपको क्या बताया, एक स्मॉल थीटा भी सफिशिएंट है फ्लो कराने के लिए। अगर थीटा वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ये मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, अगर थीटा वेरी स्मॉल होता है तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? खुद थीटा के बराबर। क्लियर? तो मैं यहाँ पे साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्या? थीटा। और बेड स्लोप को आपने लिखा क्या था? एस नॉट। एस नॉट लिखा था, इस थीटा को क्या बोला था हमने? एस नॉट। तो इस इक्वेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ? शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू आर इंटू एस नॉट। और ये आपने देखा होगा कभी ना कभी, मैं मान नहीं सकता कि इसे ना देखा होगा आपने। शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बेड इज इक्वल टू क्या? गामा इंटू आर इंटू एस नॉट। क्या आपको ये बात क्लियर है कहां से निकल के आया ये? वेयर आर इज द हाइड्रोलिक रेडियस, विच इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो टू वेटेड पेरीमीटर। और एस नोट क्या है मेरे पास में? इट इज बेड स्लो। एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, उसमें क्या किया हुआ था देखो, उसमें लिखा हुआ था टाउ इज इक्वल्स टू गामा इंटू आर इंटू एस एफ। ये एस एफ किसकी स्लोप है? एस एफ एनर्जी लाइन की स्लोप। और हम कौन सा फ्लो कर रहे हैं अभी? हम कौन सा फ्लो पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो के केस में बेड स्लोप, एनर्जी लाइन स्लोप और फ्री सरफेस स्लोप आपस में क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो क्या ये गलत लिखा हुआ था क्या? तो हर चीज को करेक्ट कैसे करना है, समझ में आ रही बातें? बहुत बढ़िया। लिखो फिर इसको। समझ में आ गया आपको कैसे निकाला हमने शेयर स्ट्रेस? मेन तो ये था कि वो कौन सा एरिया है जहां पे शेयर स्ट्रेस एक्ट करता है। क्लियर? वो मेन चीज थी। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, वेटेड पेरीमीटर उसकी लेंथ अंदर। नोट करो प्लीज। और ये हमने कहां से निकाला? फ्रॉम मोमेंटम इक्वेशन, इसको मत भूल जाना। फ्रॉम मोमेंटम इक्वेशन। अब बताओ कोई दिक्कत है इसको समझने में? ये वेटेड पेरीमीटर है। वेटेड पेरीमीटर मतलब वो पेरीमीटर जो पानी ने क्या कर रखा है? गीला कर रखा है। वेटेड पेरीमीटर। नोट करो प्लीज। मेरी डायरी फटवा दी तुमने यार, बड़े गंदे हो तुम।
समझ में आना चाहिए। आप लोग का सिलेक्शन हो गया वो मैटर करता है मेरे लिए। डाई तो आती रहती है, मटेरियलिस्टिक चीज है। इज इट नोटेड? चलो आगे। नोट कर लिया भाई। थोड़ा बहुत समझ में आया? अब देखो, अब हम ओपन चैनल में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं उसके लिए स्टडी करते हैं। देखो कैसे। मैंने आपको पाइप फ्लो में एक साइंटिस्ट का नाम बताया था, चेजिस, याद है आपको? वहां पे इक्वेशन लगाई थी उसकी, चेजिस की। चेजी ने अपनी पूरी जिंदगी किसमें काम किया? पाइप फ्लो में। जब ओपन चैनल स्टडी करने की बारी आई तो जो इक्वेशन उसने पाइप फ्लो के लिए निकाली थी उसी को क्या कर दिया? उसी को ओपन चैनल में अप्लाई कर दिया। अब तुम खुद ही बताओ, हमने फर्स्ट क्लास में डिफरेंस देखे थे पाइप फ्लो में ओपन चैनल फ्लो में, डिफरेंस होते हैं। तो अगर उसकी इक्वेशन पाइप फ्लो के लिए वैलिड है तो क्या कोई जरूरी है कि यहाँ पे अप्लाई होगी ओपन चैनल फ्लो में? तो कुछ टाइम तक तो लोग उसकी इक्वेशन को अप्लाई करते रहे। फिर क्या हुआ, विद टाइम गलत रिजल्ट्स मिलते गए, और मिलने भी चाहिए थे, है ना? भाई कभी कभी तो मान लो रिजल्ट सही मिल रहे हैं और कभी कभी गलत मिल रहे हैं, फिर कॉन्टिन्यूसली गलत रिजल्ट मिलते गए। तो फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, या उनका नाम आपने सुना होगा, मैनिंग्स। उसने पाइप के लिए काम नहीं किया, उसने स्पेसिफिक काम किसके लिए किया हुआ है? ओपन चैनल फ्लो में। तो आज भी हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? मैनिंग्स, क्योंकि उससे रिजल्ट्स क्या आते हैं? एक्यूरेट निकल, उतने एक्यूरेट नहीं आते, बट स्टिल एक्यूरेट रिजल्ट्स निकल के आते हैं। क्लियर? लेकिन क्योंकि चेजी ने भी अपना काम किया था, हमें तो भी स्टडी करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। तो फर्स्ट नेक्स्ट इज वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी इन ओपन चैनल। तो पहला इक्वेशन कौन सा? बाय चेजिस। बाय चेजिस इक्वेशन। चेजिस इक्वेशन क्या बोलती है? वेलोसिटी इन ओपन चैनल इज इक्वल्स टू, बताओ भाई, सम कांस्टेंट सी इनटू हाइड्रोलिक रेडियस आर इनटू एस एफ। व्हाट इज एस एफ? एस एफ क्या है? स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, ध्यान रखना। वेलोसिटी, ये वी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज वी? दिस इज एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि देखो ना, मैंने आपको बताया था ना, एक सेक्शन पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। हमने इसके पहले, सुनो बात ध्यान से, मैंने जब आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के तरीके बताए थे। मैथमेटिकल तरीका था, और कैसा तरीका था? एक्सपेरिमेंटल तरीका था। करंट मीटर को नीचे लेके गए थे, निकाली थी वेलोसिटी। आपने फ्लोट यूज किया था, वहां से वेलोसिटी निकाली थी। ये कैसी इक्वेशंस हैं? क्या इसमें मैथ्स यूज हो रहा है? ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इंपेरिकल इक्वेशंस यूज कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए। क्लियर? इंपेरिकल इक्वेशन। क्योंकि किसी भी चीज को, किसी पैरामीटर को निकालने के लिए तीन ऑप्शन होते हैं। या तो एनालिटिकली मैथमेटिकली निकाल सकते हो आप उसको, या फिर ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो, या फिर एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हो। ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट करके कैसे निकालना है और मैथमेटिकली वो निकाल चुके हैं, अभी कैसा है? इंपेरिकल इक्वेशन से। तो एवरेज वेलोसिटी। मैथमेटिकल मॉडलिंग में कर नहीं सकता ओपन चैनल फ्लो में, एक्सपेरिमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों बेटर नहीं है कि मैं इंपेरिकल इक्वेशन यूज कर लूं? बताओ। यही करना बेटा तुम, ऑब्जर्वेशन मत करना। चेज इज कांस्टेंट। चेज इज कांस्टेंट। और आर क्या है? आर तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोलिक रेडियस। इट इज हाइड्रोलिक रेडियस। क्लियर? अब मुझे एक बात बताएं, यही चेजिस इक्वेशन किस में और एप्लीकेबल होती है? पाई फ्लो के अंदर। तो मैं एक रिलेशन निकाल के बता रहा हूं, प्लीज परेशान नहीं होना। क्लियर है चीज? मैं एक रिलेशन निकाल के बता रहा हूं, तो प्लीज परेशान नहीं होना। हाइड्रोलिक रेडियस, क्या पाइप फ्लो के लिए डेफिनेशन अलग 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 हो जाएगी? अगर मैं हाइड्रोलिक रेडियस को पाइप फ्लो के लिए लिखूं तो क्या डेफिनेशन अलग अलग हो जाएगी? नहीं। तो प्लीज ध्यान रखना। प्लीज प्लीज प्लीज, इधर सब लोग अटेंशन दो। देखो, मुझे एक बात पता है कि पाइप फ्लो के अंदर जो हमारा सेक्शन होता है कैसा होता है जनरली? सेक्शन कैसा होता है जनरली? सर्कुलर। और सर्कुलर सेक्शन है तो एरिया ऑफ फ्लो मुझे निकालना है, तो क्या कंप्लीट फ्लो होता है? रुक जाओ, मैं ही करता हूँ इसको, कोई बात। रुक जाओ रुक जाओ।
बनाने दो। देखो अब सब लोग इधर देखेंगे प्लीज, और मुझे बताओ क्या ये पाइप फ्लो है? क्या ये पाइप फ्लो है? क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? क्या आपको एक फ्री सरफेस मिल रहा है, फ्री सरफेस पानी और एयर का, और जैसे ही फ्री सरफेस मिला, भले ही सेक्शन सर्कुलर है, ये कैसा फ्लो है बेटा? ओसीएफ है। तो पाइप फ्लो के लिए पूरा का पूरा सरफेस क्या होना चाहिए? कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। और जो फ्लो होना चाहिए वो किसके डिफरेंस के कारण होना चाहिए? प्रेशर डिफरेंस के कारण होना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? लेट अस सपोज दिस इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, दिस इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो हाइड्रोलिक मुझे निकालनी है, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस में निकालना चाहता हूं। और हाइड्रोलिक रेडियस किसका रेशो होता है? वेटेड एरिया या फ्लो एरिया, एरिया ऑफ फ्लो, और डिनोमिनेटर में पेरीमीटर ऑफ फ्लो या वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। चलो इस केस में बताना जरा व्हाट इज एरिया ऑफ फ्लो। इस केस में कितना एरिया फ्लो है अगर डायमीटर डी है तो? π/4d²। ये तो बच्चों वाली बात है। और व्हाट इज द वेटेड पेरीमीटर, कितना है वेटेड पेरीमीटर? क्या कंप्लीट बाउंड्री पानी के टच में है क्या इस सर्कल की? क्या इस सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री, इस कंप्लीट बाउंड्री को बोलते क्या है? सर्कल की सर्कमफेरेंस। क्या होता है सर्कमफेरेंस? 2π × r। और अगर डायमीटर में लिखना है तो क्या आएगा? पाई डी आ जाएगा। दिस विल बी पाई डी, पाई डी। तो हमें क्या निकालना है? हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है, इज इक्वल्स टू π/4 × d² अपॉन में पाई डी। क्या निकल के आया ये? क्या d/4 निकल के आया? d/4 निकल के आया। तो सर्कुलर पाइप के अंदर जो रिलेशन निकल के आता है हाइड्रोलिक रेडियस और डायमीटर में, क्या वो आपको क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका। हाइड्रोलिक रेडियस और डायमीटर ऑफ पाइप में जो रिलेशन निकल के आता है किसके अंदर? पाइप फ्लो के अंदर। क्या निकल के आता है? R इक्वल्स टू d/4। अरे बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई सभी के लिए? बहुत बढ़िया। अब अभी बात खत्म नहीं हुई है। पाइप के अंदर अगर मुझे लॉसेस निकालने हैं तो मैंने वहां पे एक इक्वेशन यूज की थी। कौन सी इक्वेशन थी? कौन सी वो इक्वेशन है जो हम हर जगह यूज करते हैं लॉसेस निकालने के लिए? डार्सी वेचबेक, डार्सी वेचबेक इक्वेशन। चलो ये अकॉर्डिंग टू डार्सी वेचबेक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू, आप लोग के सर के ऊपर से तो नहीं जा रही चीजें, आसान है। अकॉर्डिंग टू डार्सी जो हेड लॉस था, हेड लॉस किसके बराबर था ये? बताओ बोली, मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है हेड लॉस। बहुत बढ़िया, FL v² बाय 2 GD। याद आ रहा है कुछ कुछ? FL v² बाय 2 GD, वेयर F क्या था? F फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर। L क्या था? आपके पाइप की लेंथ। ये V क्या था? V व्हाट इज V? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एंड D क्या है यहाँ पे? D डायमीटर। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना। क्या हमें एक रिलेशन निकालना अभी डायमीटर और हाइड्रोलिक रेडियस में, अभी अभी देखो। HL इस लेंथ को मैं इधर लेके आऊंगा, इज इक्वल्स टू F × v² अपॉन में 2 GD। क्या मैं डायमीटर को रिप्लेस कर सकता हूँ? 4R × 4R। तो ये क्या बन गया? FV² अपॉन में 8G, FV² अपॉन में 8G। ये क्या लिखा हुआ है भाई? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये क्या लिखा हुआ है? HL/L क्या लिखा हुआ है ये? R। ये HL/L क्या लिखा हुआ है? HL हाइड हेड लॉस डिवाइड बाय लेंथ। क्या होता है? स्लोप। किसकी स्लोप? किसकी स्लोप है ये? अरे किसकी स्लोप है ये? एनर्जी लाइन स्लोप, बेड स्लोप एक ही बात है। लेकिन एक्चुअल में किसकी स्लोप है बेटा? वो अलग बात है कि तीनों की केस, तीनों की स्लोप बराबर, लेकिन एक्चुअल में किसकी स्लोप है ये? टोटल। आसमा, बेड की नहीं है बेटा, बेड की नहीं है। ये किसका लॉस है? आप किस में लॉस निकाल रहे हो? आप एनर्जी में लॉस निकाल रहे हो। टोटल लॉस पर यूनिट लेंथ, तो एनर्जी लाइन की स्लोप है ये, बेड स्लोप। वो अलग बात है कि एनर्जी लाइन की स्लोप किसके बराबर है? बेड स्लोप के बराबर है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? एनर्जी लाइन की स्लोप है। इज इट क्लियर सभी के लिए? प्लीज रटो नहीं। तो एस एफ इज इक्वल्स टू एस एफ, एनर्जी लाइन स्लोप इज इक्वल्स टू क्या आएगा? FV² बाय 8G, 8
जी आर। क्लियर ये चीज सभी के लिए ना? तो यहां से वी स्क्वायर क्या निकल के आया? वी स्क्वायर निकल के आया आपके पास में एस एफ इंटू 8 GR डिवाइड बाई फ्रिक्शन फैक्टर। क्लियर? अब यहां से वेलोसिटी निकाली और एक वेलोसिटी यहां से निकालेंगे चेजी से। स्क्वायरिंग करो जरा। जब तुम स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या? सी स्क्वायर इंटू आर इंटू एस एफ। आर इंटू एस एफ। अब देखो ध्यान से बात समझो, दोनों वेलोसिटी को अगर मैं इक्वेट करूं, देखो क्या निकल के आता है फ्रॉम वन एंड टू। दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। दोनों को इक्वेट करो, देखो तुम्हारे सामने है तो लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू। तो सी स्क्वायर इंटू आर इंटू एस एफ इज इक्वल्स टू एस एफ इंटू 8 इंटू जी इंटू आर डिवाइड बाई एफ। चेक करो कोई दिक्कत कुछ ना? अब क्या हो रहा है, एक आर से एक आर गया, एस एफ से एस एफ गया, तो अल्टीमेटली सी स्क्वायर क्या निकल के आया? सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 8 G डिवाइड बाई एफ। तो सी कितना निकल के आया? अंडर रूट ऑफ 8 इंटू जी डिवाइड बाई एफ। और सी था क्या मेरे पास में? सी था क्या बेटा? सी क्या था? चेजिस कांस्टेंट। तो अगर अब तुम मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया, चेजी ने किसमें काम किया? चेजी ने किसमें काम किया? पाइप फ्लो के अंदर। क्योंकि तुमने ये फ्रिक्शन फैक्टर कहां पे डिफाइन किया था? पाइप के अंदर डिफाइन किया था, रफनेस ऑफ पाइप। तो इसने चेजिस कांस्टेंट कहां से देखो, जो इसने चेजी कांस्टेंट कैलकुलेट किया वो यहाँ पे एफ आ रहा है ना, मतलब पाइप में जो पाइप के अंदर फ्रिक्शन थी उसी को इसने यूज किया। और अगर यहां से वो सी निकाल रहा है और इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में सी निकालने के बाद अगर वो वेलोसिटी दे रहा है ओपन चैनल फ्लो के अंदर, तो रिजल्ट करेक्ट आएगा कि रॉन्ग आएगा? भले ही उसने यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस यूज कर लिया, लेकिन रिजल्ट तो अनकरेक्ट इनकरेक्ट आएगा ना। क्या तुमको ये सारी बातें कनेक्ट हो रही है कि क्यों गलत रिजल्ट आ रहे थे? क्योंकि वो फ्रिक्शन फैक्टर वो डार्सी का यूज कर रहा है ना बेचारा। अरे नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ भी? डायरेक्ट लिखवा दो सी इक्वल्स टू अंडर रूट जी इंटू एफ। अरे ये क्लियर हुआ कि रिजल्ट्स क्यों आ रहे थे? तभी तो मैं आपको हर चीज बताता हूँ बेटा कि हम मैनिंग्स में क्यों जाएंगे। आई बात समझ में? फ्रिक्शन फैक्टर यूज करो आप पाइप फ्लो के केस वाला। नोट करो इसको। इज दिस नोटेड? ओ सॉरी, समझ में आया? इसको ध्यान रखना, जो आपने निकाला चेजिस कांस्टेंट, प्लीज इसको ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये भी आएगा, सुनो 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 ध्यान से। चेजिस कांस्टेंट की आपसे डायमेंशन पूछ लेगा। देखो, डार्सी वेचबेक इक्वेशन में जो आप ये पढ़ते हो फ्रिक्शन फैक्टर, इसके क्या डायमेंशंस होते हैं? ये डार्सी वेचबेक में जो हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन फैक्टर, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? ये डायमेंशनलेस है। 8 भी डायमेंशनलेस, ये एफ भी डायमेंशनलेस। तो जो भी सी के डायमेंशन होंगे वो किसके कारण होंगे? सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? तो सी डायमेंशनलेस होगा या इसके पास डायमेंशंस होंगे? इसके पास डायमेंशंस होंगे बेटा, ध्यान रखना। क्लियर चीज? आनन फानन में ऑब्जेक्टिव में मत कर देना कि सी इज अ डायमेंशनलेस नंबर, नेगेटिव लेके आओगे घर में आओगे जब। क्लियर है चीज? नोट करो इसे फटाफट से। मैं एक बात और लिख देता हूँ, फिर आप लोग नोट करते रहना। रुक जाओ, देखो, इसके डायमेंशंस के भी लिख देता हूँ ताकि सारी चीजें एक जगह ही हो जाए। नोट, चेज कांस्टेंट सी इज नॉट, इज
not a dimensionless number. C equals to 8 into G divided by F. 8 की कोई डायमेंशन नहीं है, F की कोई डायमेंशन नहीं है, तो जो भी डायमेंशन है किसकी होगी? G की होगी। G खुद क्या एक्सेलेरेशन है, और एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या होती है? L t-2। ये तो पढ़ा होगा। 8 नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ा है ना बेटा। तो C क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ L t-2। तो क्या निकल के आई? L की पावर हाफ और T की पावर -1। तो ये डायमेंशन है C के। प्लीज नोट दिस डाउन, ये डायमेंशन है L t-2, सॉरी L हाफ और t-1। प्लीज 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 इसको नोट रखो। नोट करो, शाबाश। नीचे करना है, सॉरी ऊपर करना है, या क्लियर है सबको? ऊपर करना है? नहीं चलो। बासित मैंने लेक्चर शेयर कर दिया था, है ना, ईमेल एड्रेस पे, तो देख लेना। कल मैं बाहर था यार। एंड शिवाना, नोट्स नोट्स तो मैं सभी को दे दूंगा। ये चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया हमने, तो नोट्स तो सभी को दे दूंगा। ओके, मिल जाएंगे आपको नोट्स। अकॉर्डिंग टू डार्सी, हेड लॉस इज गिवन बाय, लिख लो, उनको एफएम नहीं पढ़ा जिन्होंने, हेड लॉस इज गिवन बाय HL इक्वल्स टू FL V स्क्वायर बाय 2GD, वेयर V है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, बाकी सब तो पता है। F क्या होता है यहाँ पे? फ्रिक्शन फैक्टर। जिन्होंने एफएम पढ़ लिया है उनके लिए नई चीज नहीं है, बट जो सिर्फ OCF पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन फैक्टर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेरे ख्याल से आज की क्लास शायद इतनी स्लो नहीं थी, है ना, थोड़ा फास्ट हमने काम किया। कल से और फास्ट काम करेंगे, क्योंकि बेसिक आपको बता दिया मैंने सारा। करूँ वाइंड अप, करूँ क्लास को? नोट कर लिया सभी ने? सबने नोट कर लिया बेटा? बासित आसमा, डन। चलो टेक केयर।